नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि यह देखने में आया कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसकी एक वजह यह है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट नहीं करवाते और इलाज भी नहीं करवाते और इसे नजरअंदाज करते हैं। एएनबी न्यूज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर दिखे कोरोना के लक्षण तो जल्द कराएं जांच और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। बीजेपी नेता कृष्णानंद राय हत्याकांड में आरोपी इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और माफिया डॉन रहे मुन्ना बजरंगी के करीबी हनुमान पांडे उर्फ राकेश पांडे को यूपी एसटीएफ ने मार गिराया है। 1 लाख के इनामी रहे हनुमान पांडे से यूपी एसटीएफ की लखनऊ के सरोजनी नगर में मुठभेड़ हुई। हनुमान पांडे मऊ के कोपागंज का रहने वाला था और कई सनसनीखेज वारदातों में शामिल था। बताया जाता है कि मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या के बाद हनुमान पांडे मुख्तार अंसारी के गैंग का बड़ा शूटर बन गया था। हनुमान पांडे बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के गैंग D5 का सबसे सक्रिय सदस्य था। वो मुख्तार के साथ मऊ में ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह समेत 2 लोगों की हत्या के मामले में भी आरोपी था। कुख्यात अपराधी राकेश पांडे को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। आपको बता दें, नवंबर 2005 में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में राकेश पांडे फरार चल रहा था और इस मामले में लखनऊ के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई खुलासे किए, तो साथ ही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाइयों की जानकारी दी। नवंबर 2005 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की गई थी, जिसमें AK-47 से लैस आधा दर्जन बदमाशों ने विधायक के काफिले को घेर कर 400 राउंड से भी अधिक गोलियां चलाई थी, जिसमें कृष्णानंद राय सहित 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उक्त घटना में बाहुबली मुख्तार अंसारी और माफिया मुन्ना बजरंगी गैंग का शार्प शूटर हनुमान पांडे भी शामिल था। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद राकेश पांडे उर्फ हनुमान ही बड़ा शूटर बन गया था। ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह के हत्याकांड में भी जनपद बुलंदशहर के कोतवाली देहात में 4 लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से लूट के 37,000 रुपये तथा लूटी हुई स्कूटी भी बरामद हुई है। उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद सीतापुर के थाना लहरपुर में गैंगस्टर एक्ट में वांछित 20,000 के पुरस्कार घोषित अपराधी शाबान को भी गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रकार थाना सिधौली जनपद सीतापुर में जनपद का टॉप 10 बदमाश रामधन को भी गिरफ्तार किया गया है। बीती रात गौतम बुद्ध नगर के थाना सेक्टर 58 में हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए और उनकी गिरफ्तारी हुई। इनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल, 12 मोबाइल फ़ोन, कुछ आभूषण तथा 2 अवैध तमंचे में कारतूस बरामद हुए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए सीएम योगी ने रविवार को टीम 11 के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस दौरान सीएम ने कोरोना से निपटने के लिए अहम आदेश दिए। उसके पहले शनिवार को योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पूरी सतर्कता बरतने के साथ साथ प्रत्येक स्तर पर प्रभावी कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। उन्होंने जिला अधिकारियों से कहा कि वे कोविड-19 के मद्देनजर व्यवस्थाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। प्रत्येक जिला अधिकारी इस दिशा में अपने जिले में की जा रही कार्यवाही का प्रतिदिन
सुबह और शाम नियमित तौर पर समीक्षा करें। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती अब एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय हो चुकी हैं। मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस दौरान मायावती ने हर जाति धर्म के वोटर्स को साधने की कवायद की, तो साथ ही विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। कि देश में पिछले कई महीनों से फैली कोरोना महामारी के चलते हुए इसके पीड़ितों का इलाज कराने व इनको अलग से ठहराने की व्यवस्था आदि करने के मामले में भी केंद्र व राज्य सरकारों की अनेकों रही कमियों को खास ध्यान में रखकर ही अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है, जिसकी आज मैं घोषणा भी कर रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश में इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर विशेषकर ब्राह्मण समाज के आस्था एवं स्वाभिमान के खास प्रतीक माने जाने वाले परशुराम तथा अन्य सभी जातियों व धर्मों में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के नाम पर भी बड़ी संख्या में आधुनिक हॉस्पिटल व सभी जरूरी सुविधाओं से युक्त ठहरने के स्थलों का भी निर्माण कराया जाएगा। नहीं करती है, जैसा कि अब हमें देखने के लिए मिल रहा है। बात तो हम बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन काम उल्टा करते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। तो मैं इस बात को फिर दोहराना चाहती हूँ, जबकि हमारी पार्टी व सरकार दूसरी पार्टियों की तरह अपने राजनीतिक स्वार्थ में किसी भी समाज के साथ मुंह में राम व बगल में छुरी की तरह बर्ताव नहीं करती है, बल्कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित भारतीय संविधान के मुताबिक चलकर ही सबको न्याय दिलाने की बात करती है। और इतना ही नहीं, बल्कि बीएसपी की सरकार बनने पर सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाती है। और अब अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि ये कुछ जरूरी बातें आज मैंने मीडिया के जरिए विशेषकर यूपी की जनता को सावधान करने के उद्देश्य से इसलिए रखी है, क्योंकि यूपी में अब विधानसभा चुनाव का समय भी काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है, ताकि इस चुनाव में फिर जनता अपना वोट किसी भी प्रकार की भावनाओं में बहकर ना करे तथा अपने हितों में आजमाई हुई पार्टी को ही अपना वोट करें, यानी कि वोट दें, अर्थात बीएसपी को ही अपना वोट दें, क्योंकि बीएसपी की कथनी करने में कभी भी उत्तर प्रदेश की जनता को अंतर देखने के लिए नहीं मिला है। जो कहती है उसके ऊपर पूरी ईमानदारी निष्ठा से अमल करती है। तो लेकिन बीएसपी के जगह पर जब दूसरी पार्टी पावर में आती है तो वो अपनी पार्टी, उनकी पार्टी में जो क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं तो उनको वो बचाती है, और जो दूसरी पार्टियों में होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। तो ठीक है, चाहे कि दूसरी पार्टी में हो या उनकी पार्टी में हो, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस दिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार तो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में राजनीति को अलग करके चलेगी और अपनी पार्टी के जो आपराधिक तत्व है उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी, तो मैं आज आपको लिखकर देने के लिए तैयार हूँ। फिर उत्तर प्रदेश में अपराधियों का राज देखने के लिए नहीं मिलेगा, जंगल राज देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर बीएसपी के शासन की तरह, शासनकाल की तरह वहाँ कानून द्वारा कानून का राज देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए मेरा यूपी की गवर्नमेंट से यही कहना है कि यदि आप उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून का राज उधर कायम करना चाहते हैं तो आपको बीएसपी की गवर्नमेंट से इस मामले में बहुत कुछ सीखना होगा। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तो जो आपराधिक तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। तो ये भी मेरी इनको सलाह है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत को घरेलू उत्पादन पर जोर देने वाले बयान पर सपा प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा ने निशाना साधा। इसके अलावा मिश्रा ने कोरोना से हो रही डॉक्टरों की मौत पर भी चिंता जताई। इकोनॉमिक्स में कभी भी किसी भी इकोनॉमी में दुनिया के इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना ये तरीका नहीं है इकोनॉमी को बढ़ाने का और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का, क्योंकि सवाल ये है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग का, सवाल ये है लोगों को कॉम्पिटिटिव क्वालिटी का। तो अगर हमको दुनिया में कहीं से भी कोई एक चीज अगर एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे मिल सकती है तो वो हमें अपनी इंडस्ट्री को उस लेवल पे कॉम्पिटिटिव बनाना होगा और अपनी मार्केट्स को ओपन रख के बनाना पड़ेगा, जिससे कि वो कॉम्पीट कर सके दुनिया के लेवल पे। ये काम नहीं किया जा सकता कि हम अपना देश बंद करके बैठ जाएं, बाहर कुछ भी होता रहे और हम जो बनाएं, अच्छा बनाएं, बुरा बनाएं, जैसा भी बनाएं, उसको हम महंगे सस्ते दामों पे खरीदते रहें। तो इंपोर्ट, आप अमेरिका की इकोनॉमी देखिए, कितनी पूरी की पूरी तरीके से इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है। आप जापान की इकोनॉमी देखिए, पूरी के पूरी तरह से इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी। हिंदुस्तान में डॉक्टर्स को जिनको कोविड हो रहा है, नर्सेज को, फ्रंटलाइन वॉरियर्स को, पुलिस के साथियों को, जो बाकी सरकारी ड्यूटी में हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के जो लोग हैं, सैनिटेशन और हेल्थ वर्कर्स जो हैं, जो हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हैं, उसमें जुड़े हुए लोग हैं, इनकी देखभाल भी सरकारें नहीं कर पा रही हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे बाकी हिंदुस्तान के जो लेवल की बात हो, किसी भी लेवल पे अगर हम उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि जो आम जनता है वो आज कहां पहुंच गई है, उसका क्या हाल हो गया। कोविड से त्राही त्राही मची हुई है। ये वही कोविड है जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि एक बहुत छोटा सा वायरस है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि 18 दिन में महाभारत जीती गई थी, 21 दिन में वो कोविड जीत लेंगे। तो बिल्कुल सरकार के पास कोई प्लान नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, और मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं कि कम से कम उन डॉक्टर्स को बचा लीजिए, उन फ्रंटलाइन वॉरियर्स को बचा लीजिए। और निवेदन है मेरा कि किसी को इसके लिए थाली बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए दीप नहीं जलाएगा, दीप अलग जलाइए, निश्चित रूप से जलाइए। भगवान श्री राम का मंदिर था, उसके लिए जला लो, लेकिन इनको जो कोविड वॉरियर्स हैं, इनको हेल्थ के लिए इनको सपोर्ट मिले, इनके बेड्स मिले, और भगवान न करे अगर किसी का नुकसान होता है तो उस परिवार को कम से कम 1 करोड़। उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में शुमार कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने एक बार फिर से केंद्र और प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद देश में अस्पताल नहीं बने, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी सिर्फ अपने बयानों, भाषणों से देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। उन्हें अध्ययन करना चाहिए। 2014 के पहले देश की 80% आबादी के पास शौचालय थे। जिस तरह से आबादियाँ बढ़ती गई उस तरह से निर्माण होते गए, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि 2014 के बाद देश में अस्पताल नहीं बने हैं। 2014 के बाद देश में नए उद्योग धंधे नहीं लगे हैं। 2014 के बाद देश का जो विकास की रफ्तार थी वो थम गई है। 2014 के बाद देश की विकास दर घट गई है। 2014 के बाद बेरोजगारी बढ़ गई है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी सच बोले तो इन चीज़ों को भी शामिल कर सकते हैं। जिस तरह से इस कोरोना महाकाल में देश को बचाने वाले सुरक्षित डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं हैं, उनसे देश की सुरक्षा कैसे हो सकती है। मुझे लगता है भाजपा की सरकार को, प्रधानमंत्री जी को डॉक्टरों की मांग को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रॉपर हर तरह की चीज़ों से सुरक्षित करना होगा। अन्यथा आने वाले समय में जिस तरह से कोरोना महामारी देश में फैलती जा रही है, अगर डॉक्टर सुरक्षित नहीं होंगे तो देशवासी कैसे सुरक्षित रह सकेंगे। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद से सत्र को हमेशा छोटा ही रखा है। घोषणाएं जरूर की गई थी, सत्र को साल में 90 दिन चलाएंगे, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी अभी सत्र 90 दिन चल नहीं सका है। तो सरकार हर चीज़ पर बहानेबाजी करती है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए चर्चाएं नहीं हो पाती हैं। इस बार का जो सदन होगा, निश्चित रूप से सदन भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों रीतियों के खिलाफ खुद उग्र है, पीछे भी उग्र हो चुके थे। तो मुझे लगता है कोरोना तो बहाना है, अपने पाप को छुपाना है, अपने लोगों को विद्रोह से करते हुए नहीं दिखाना है। तो इसलिए सरकार बहानेबाजी करके सत्र को छोटा करने की बात कर रही है, छोटा दिखाने की बात कर रही है। सरकार को बताना चाहिए सत्र उन्होंने बड़ा कब किया है। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद अपना उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और इसका एक नमूना महोबा में देखने को मिला, जहां जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में बेड पर कीड़े रेंगते हुए पाए गए। डॉक्टर आरपी मिश्रा ने बताया कि सर्जिकल वार्ड में पहले एक मानसिक रोगी था जो कभी कभार वहां पर पेशाब और शौच कर देता था। ये उसी के कारण हुए। वार्ड बॉय को इस लापरवाही के लिए वार्निंग दे दी गई है। देखिए, ऐसा नहीं है, बाकी सब वार्ड देख लीजिए, पूरा रूप से साफ सुथरा है। एक जो सर्जिकल वार्ड की बात कर रहे हैं उसमें एक हमें लगता है कि एक आध अननोन पेशेंट था पहले, तो चूंकि वो विक्षिप्त था, मानसिक टाइप का भी था, तो काफी सावधानी के बावजूद भी वही कई बार लैट्रिन पेशाब कर देता था, हालांकि बदला जाता था, तो वही वो रह गया था। तो उसी में कुछ कीड़े शायद होंगे, लेकिन अभी उसको ठीक करा दिया गया है, देख लिया गया है उसको। बाकी हर जगह वार्ड में तो सफाई यहाँ रहती ही है, अन्य वार्ड देख लीजिए। किसकी लापरवाही मानते हैं? अब वो वार्ड बॉय जो है उसने नहीं ध्यान दिया, नहीं बदला उसको चद्दर, उसको निर्देशित कर दिया गया, वार्निंग भी दे दी गई है कि भविष्य में ऐसा ना हो। इसका कीड़े रह रहे हैं, यहाँ मरीज जो आ रहे हैं वो दिखवाने के लिए आ रहे हैं, उन कीड़ों की वजह से वो क्या करें, बहुत प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ की। कीड़े के वहाँ दिखवाने के लिए आ रहे हैं, आदमी इलाज करवाए तो उनको बहुत बीमार होने के लिए आ रहा है कीड़ों के चक्कर में। वहाँ गद्दे में कीड़े हैं बहुत बिलात, वो मरीज बहुत परेशान हो रहा है इस चीज़ से। और वार्ड बॉय से जो उनकी शिकायत भी की थी कि गद्दे बदलवाने को, कोई प्रशासन ने कोई वो नहीं हुआ। राम मंदिर का शिलान्यास तो हो गया, लेकिन इस पर प्रतिक्रियाएं आना अभी भी जारी है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के प्रवक्ता अदहर हुसैन ने भूमि पूजन पर प्रतिक्रिया दी। हुसैन ने कहा कि यह पहले से तय कार्यक्रम था जो संपन्न हुआ, और इसी के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव जफर याब जिलानी को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। से घोषित कार्यक्रम था, वो एक अलग संगठन द्वारा जो ट्रस्ट बना है, वो भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वो ट्रस्ट बनाया गया है राम मंदिर के लिए, वो उसका कार्यक्रम था। तो उस पे वो संपन्न हुआ वो कार्यक्रम, और सही से संपन्न हुआ। मैं समझता हूँ कोविड की सिचुएशन में जो भी कोविड के प्रोटोकॉल थे उसके तहत वो कार्यक्रम हुआ है, तो मतलब वो अपना संपन्न हुआ है। देखिए, फिर वही मैं कहूँगा, वो एक तंजीम से जुड़े हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। रहा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को उन्होंने 5 एकड़ जो ज़मीन दी है इन ल्यू ऑफ, मतलब बदले में जो बाबरी मस्जिद जो थी उसके एवज में दी। और उसके अतिरिक्त जो और भी पैरोकार थे उनको सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमे में उनकी सुनवाई हुई, पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई भी पैरोकार नहीं है इस केस में। और जफर याब जिलानी बहैसियत, अगर वो ये कह रहे हैं एक इंडिविजुअल हैं, वो भारत के नागरिक हैं और जिम्मेदार नागरिक हैं और सीनियर एडवोकेट भी हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो कुछ सोच समझ के कह रहे होंगे, वो उनकी समझ है, मैं उस पर कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं करूँगा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करने अमेठी पहुंचे और इस दौरान अवस्थी ने मार्ग के निर्माण की समीक्षा की। आपको बता दें, अवनीश अवस्थी अमेठी जिले के अंतर्गत आने वाली परियोजना का अवलोकन करने लखनऊ से हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे। केरल के कोझिकोड में विमान हादसे में मारे गए एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान के को पायलट अखिलेश कुमार शर्मा का पार्थिव शरीर सुबह उनके घर मथुरा पहुंचा, जहां आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस हादसे में विमान के अन्य पायलट दीपक साठी की भी मौत हो गई थी, तो वहीं मृतक अखिलेश के परिवार के लोग इसे शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं किसी भी जनप्रतिनिधि के अंतिम संस्कार में शामिल न होने से परिवार के लोग काफी गुस्से में हैं। आदमी तो खत्म हुआ नहीं है, उनको आना चाहिए, मौजूदा विधायक को आना चाहिए। क्या चाहते ऊर्जा मंत्री हम ये चाहते हैं इसकी पत्नी को सर्विस मिलनी चाहिए ऑफिस में,
पालन पोषण होना चाहिए, शहीद का इसको दर्जा मिलना चाहिए। भाई बच्चा था पहले फ्लाइट को, कोरोना की जो पहली फ्लाइट मोदी जी ने भेजी थी उसको यही लेके आया था। कोई पायलट नहीं गया, यही पायलट गया था उसे लेने के लिए। तो इसे शहीद का दर्जा तो मोदी जी को देना चाहिए। छुट्टी कैंसिल कर दी। और उनके ऊर्जा मंत्री आज यहाँ मोक्ष धाम तक भी नहीं आए। यहाँ पे कोई प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं आया, इसको लेकर क्या कहेंगे कुछ? हाँ, कोई नहीं आया यहाँ पर। भाई हम उनको बुलाने थोड़ी जाएंगे। गोविंद नगर ऐसो तो हैं यहाँ पे, खैर प्रशासन वाले। लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से बीएड प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए कराई जा रही बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 रविवार को जिले में 6 केंद्रों में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई। कोरोना से बचाव के लिए परीक्षार्थी मुंह पर मास्क लगाकर केंद्रों पर पहुंचे। दोनों पालियों में 6 केंद्रों पर 1632 परीक्षार्थी पंजीकृत है। परीक्षा के नोडल अधिकारी एडीएम ने स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ केंद्रों का निरीक्षण किया, तो वहीं पुलिस प्रशासन केंद्रों के बाहर पूरी तरह से मुस्तैद रहा। कोरोना के चलते परीक्षा को प्रदेश के सभी जिलों में कराया जा रहा है। पहले यह परीक्षा केवल मंडल स्तर पर होती थी। परीक्षा के दौरान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। परीक्षार्थियों के हाथों को सैनिटाइज कराकर ही उन्हें परीक्षा कक्ष में बैठाया गया है। वहीं जालौन में एएनबी न्यूज की खबर का असर देखने को मिला, जहां कुछ दिन पहले पुलिस प्रताड़ित युवकों की आत्महत्या के मामले में नया मोड़ आ गया। अब इस मामले में जिला अधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर ने जांच का आदेश दिया है। डीएम ने जांच की जिम्मेदारी एडीएम प्रमिल कुमार को सौंपी है। इसके अलावा परिजनों ने दरोगा के खिलाफ मारपीट करने और प्रताड़ित करने की तहरीर दी। आपको बता दें, कुछ दिन पहले इस खबर को एएनबी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। मथुरा से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर सोशल मीडिया पर एक युवक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर डाली, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसकी शिकायत पुलिस से की। तो वहीं हरकत में आई थाना सुरीर पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। कोरोना काल के बीच आज प्रदेश में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश भर में 14 नोडल सेंटर, 4 अप नोडल सेंटर बनाए गए। परीक्षा के लिए प्रदेश के 73 जनपदों में 1089 परीक्षा केंद्र बनाए गए। अमेठी के आरआरपीजी कॉलेज में सेंटर ए और सेंटर बी समेत एक साथ 2 सेंटर बनाए गए और इसके साथ राजकीय महिला पॉलिटेक्निकल को भी सेंटर बनाया गया। और इसके अलावा कोरोना संक्रमण को देखते हुए थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर समेत सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान दिया गया। और इस बीच एएनबी न्यूज की टीम ने भी कॉलेज में जाकर जायजा लिया। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतीक्षित परीक्षा बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम आज 9 तारीख को किया जा रहा है और इस समय हम मौजूद हैं गौरीगंज, अमेठी जनपद के गौरीगंज मुख्यालय में। यहाँ पे एक विद्यालय इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज है। यहाँ पे बच्चों का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जहाँ पे 300 बच्चे एक पाली में एग्ज़ाम देंगे। इस समय हम मौजूद हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं उन बच्चों का जो है विधिवत थर्मल स्कैनिंग और जांच करा के, सैनिटाइजेशन करा के उनको जो है अंदर किया जा रहा है। ऐसे मौके पे यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के प्रबंधक जी मौजूद हैं। आइए हमसे जानते हैं किस प्रकार की व्यवस्था है और कैसे जी सर, क्या नाम है आपका? मैं ज्ञानेंद्र मनीषी, अध्यक्ष प्रबंध समिति इंदिरा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गौरीगंज आज यहाँ पे जो किस प्रकार की व्यवस्था की गई है बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर? बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेके विगत सप्ताह भर से व्यवस्था लगातार की जा रही है और चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था, इसलिए 300 बच्चों को अलग अलग बैठाया जा रहा है। एक सीट पर एक बच्चे को बैठने का सीटिंग प्लान है और 2 दिन पहले से लगातार पूरे सभी कक्षों का, पूरे भवन का सैनिटाइजेशन कराया गया है। साथ में आपने जैसा अभी बताया कि गेट पर ही थर्मल स्कैनिंग और जो है बच्चों को सैनिटाइजेशन के लिए जो है हैंड सैनिटाइज़र स्प्रे किया जा रहा है
और बच्चों को भी निर्देश दिया गया है कि वो 1 घंटे पहले आ जाएं, जिससे कि ये सारे कार्य पूरे करके प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक और उसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने की पूर्ण व्यवस्था है। प्रतीक्षित जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम था सरकार के द्वारा, ये आज किया जा रहा है, हो रहा है। और इस प्रकार से देखना है कि जो भी सरकार की कोविड-19 को देखते हुए जो इनकी सुरक्षात्मक तरीके से जो करना था वो भी ये लोग कर रहे हैं। राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज़, अमेठी। बांदा में आज घर की दीवार के गिरने से महिला की मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में मातम का माहौल छा गया। जैसे ही परिजनों को दीवार गिरने की घटना का पता चला तो तत्काल वहां पहुंचकर दीवार में दबी महिला को निकाला गया और उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने महिला को देखते ही मृत घोषित कर दिया। तो वहीं जिला अस्पताल के डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने बताया कि आज नरेनी थाना क्षेत्र के पीपरही गांव से एक महिला आई थी जो कि मृत अवस्था में यहां आई थी। देवी जो है वाइफ ऑफ बलबीर पिपरहरी और नारायणी क्षेत्र की है, 45 साल की है, ब्लड डेड। बताते हैं कि दीवार गिर जाने से जो है उनकी मौत हो गई। क्या अस्पताल में ही मौत हुई है कि वहीं हो गई थी? हमारे यहाँ ब्लड डेड लाए गए हैं, रास्ते में ही गई। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।